हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स जो है ना, एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब है टू फ्लो। फॉर एग्जांपल, अगर एक पाइप से वाटर फ्लो कर रही हो तो इसे हम क्या कहेंगे? वाटर फ्लक्स कहेंगे। अगर एक खिड़की से हवा पास हो रही है तो हम इसे एयर फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स का मतलब है टू फ्लो। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं और कुछ प्रीवियस चीजें रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमें पता था किसी भी चार्ज के नजदीक क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब ये फील्ड एक इनविजिबल फील्ड है। इसको हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए इसके इर्द गिर्द इमेजिनरी लाइन ड्रा की थी। इन इमेजिनरी लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहा जाता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी जगह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की फ्लो होती है उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक हो गया? तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस तरह डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through an area placed perpendicular to the electric field is called electric flux। किसी भी जगह से अगर वो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए परपेंडिकुलर हो तो इस जगह से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? एक सर्टेन एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, रेक्टेंगुलर एरिया है। इससे कितने इलेक्ट्रिक, सपोज ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं? 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 है। इस एरिया से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं, तो इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास 4 है। सपोज इस डायग्राम को देख लें। इसमें इस एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं? सपोज इस केस में हमारे पास 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं। सही है ना? फिर हमने एरिया को मूवमेंट करके ऊपर लाया। अब देख लें, अब यहाँ पर कितने फील्ड लाइन पास हो रहे हैं? सिर्फ 3 फील्ड लाइन पास हो रहे हैं। तो फ्लक्स जो है एरिया के हिसाब से चेंज होता है। ठीक हो गया? यही डायग्राम आपके बुक में भी बनाया गया है। तो इस को देखकर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लक्स को हम एक ग्रीक लेटर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है ना ये वाला? और क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए इसके साथ ई लिखा है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की रिप्रेजेंटेशन है। अभी डिफिनीशन से ही बात क्लियर हुई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेनली 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, अगर किसी एरिया से ज्यादा फील्ड लाइन पास हो रही है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होती है। अगर कम पास हो रही है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होती है। एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर डिपेंड करता है, दूसरा ये एरिया पर डिपेंड करता है। सपोज ये डायग्राम देख ले, इसमें एरिया बड़ा है तो फील्ड लाइन ज्यादा पास हो रहे हैं। अब ये दूसरा फिगर देख ले, इसमें एरिया छोटा है, फील्ड लाइन वही है, तो क्या हो रहे हैं? कम फील्ड लाइन पास हो रहे हैं, तो फ्लक्स हमारे पास कम है। तो यहाँ पर फ्लक्स जो है 2 चीजों पर डिपेंड किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर। अभी हमें पता है किसी जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है, कि एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने पास होती है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहा जाता था। तो ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और अब ये क्या है? एरिया है? नो, एरिया तो नहीं है, ऊपर एक एरो भी लगा है, एरिया वेक्टर, जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि एरिया वेक्टर क्या होती है। तो हम अल्टरनेटिवली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस तरह भी डिफाइन करते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास एक क्वांटिटी निकल कर आता है, जिसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है।
और हमें पता है जब भी हम डॉट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं तो हमारे पास cos थीटा निकल कर आता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर हो गया? E a cos ऑफ थीटा के बराबर हो गया। तो फ्लक्स की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ऐसे हुई E डॉट a। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, या एक जगह में जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो रिप्रेजेंट करता है। दूसरे हमारे पास है एरिया वेक्टर। अब ये एरिया वेक्टर क्या होती है? नॉर्मली हमने एरिया के बारे में तो बहुत पढ़ा है, मैथ में भी फिजिक्स में भी। एरिया क्या होती है? सपोज ये हमारे पास एक पेज है, इसका क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ कर ले हम तो हमारे पास एरिया आता है। तो एरिया क्या है? सिंपली लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ है। नॉर्मली हम उसको स्केलर कंसीडर करते थे, लेकिन यहाँ पर जो है ये वेक्टर, हमें पता है जब भी हम किसी चीज के ऊपर एरो लगाती है तो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो ये एरिया नहीं है बल्कि एरिया वेक्टर है। अब ये एरिया वेक्टर क्या होती है? A vector whose magnitude is equal to the area of the given surface and its direction is along to the normal of the surface is called area vector. Area vector simply एक ऐसा वेक्टर होती है जिसकी मैग्नीट्यूड उसी एरिया के बराबर होती है, जिसको हमने डिस्कस किया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेकिन इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट ऑब्जेक्ट होता है। सपोज अगर ये बोर्ड हमारे पास एरिया है, इसका क्या है? लेंथ भी है, विड्थ भी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होगा, यानी आउट ऑफ द बोर्ड होगा। सिमिलरली इस पेज के लिए एरिया क्या होगा? इसके लिए परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया वेक्टर एक ऐसी वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड उसी एरिया की मैग्नीट्यूड के बराबर होता है और इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। सपोज ये हमारे पास अगर एक एरिया है मेरा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर ऐसा होगा, इसके साथ 90 का एंगल बनाएगा। तो ये है हमारे पास एरिया वेक्टर। तो अब क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। It is the scalar product of electric field intensity and area vector, और area vector को भी हमने समझा। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना स्केलर प्रोडक्ट है, और हमें पता है कि स्केलर प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी निकल कर आती है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट अगर हम उसकी यूनिट की बात कर ले, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या थी? न्यूटन पर कूलम थी, और एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हमारे पास क्या है? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर है। या अल्टरनेटिवली इसका एक और यूनिट भी है, वो ये है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक और यूनिट है न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर है। तो हमारे पास एक मीटर के साथ कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर। तो ये दो क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट्स है। अब बात करते हैं डिफरेंट ओरिएंटेशन के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इस बात का मतलब ये है, अगर फील्ड लाइन के सामने हम एरिया को परपेंडिकुलर रखें तो इसमें से कितने लाइन पास होंगे? अगर हम एरिया को पैरेलल रखें तो कितने लाइन इसमें से पास होंगे? अगर एरिया को एक सर्टेन एंगल में रखेंगे तो कितने फील्ड लाइन उनमें से पास होंगी? एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने होगी? इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक एरिया से मैक्सिमम लाइन कब पास होंगे? एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास कब मैक्सिमम होगा? तो when a surface is placed perpendicular to the electric field line, then the electric flux will be maximum. जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के सामने हम एक एरिया को परपेंडिकुलरली रखेंगे तो इसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी। सपोज ये फील्ड लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रही है एक एक्स एक्सिस में, अगर हम इस पेज को ऐसे उनके सामने परपेंडिकुलर रख लें तो हमारा कॉमन सेंस भी कह रहा है कि इसमें से मैक्सिमम लाइन पास होगी। तो ये सारे लाइन इस सरफेस में से पास होंगे। एज ए रिजल्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ठीक है। अब जो मैथमेटिकल फॉर्म हमने डिस्कस की है
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो क्या है, वो ऐसा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए cos ऑफ थीटा, ऐसा है। क्या ये इसके साथ मैच कर रहा है? इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं। हमें पता है कि इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। हमने सरफेस को ऐसा रखा तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा है, सही है ना, या ऐसा है, ठीक हो गया, ऐसा है। तो अब देख ले, अगर एरिया ऐसा है, ये फील्ड लाइन भी इस तरफ जा रही है, एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ जा रहा है, तो इस फील्ड लाइन और इनके दरमियान एंगल कितना है, 0 एंगल है। कि इस एरिया के लिए ये कैसा है, परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रहा है। लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस क्या किया है, एरिया के साथ नहीं किया है, बल्कि एरिया वेक्टर के साथ किया है। इवन तो यहाँ पर एरिया इनके लिए परपेंडिकुलर है, ये एरिया है, परपेंडिकुलर रखा है मैंने इन फील्ड लाइन के लिए, लेकिन एरिया वेक्टर उनके साथ क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल होती है तो एंगल हमारे पास 0 होती है, और हमें पता है cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। तो एक बात क्लियर हो गया, जब भी एक सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के सामने परपेंडिकुलर रखा जाए तो एरिया वेक्टर उन फील्ड लाइन के लिए पैरेलल होती है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम होती है। दूसरा हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मिनिमम या 0 होगी। तो when a surface is placed parallel to an electric field lines, then the electric flux will be minimum. अब अगर हम एक सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के सामने पैरेलल रख लें, अभी फील्ड लाइन एक्स एक्सिस में जा रही है, तो हमने पेज को भी एक्स एक्सिस में ऐसा प्लेस कर दे। तो अभी देख ले, इसमें से कितने फील्ड लाइन पास हो रहे हैं, एक भी फील्ड लाइन पास नहीं हो रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। तो जब भी एक सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए पैरेलल होती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होता है। मैथमेटिकली फ्लक्स हमारे पास था ई ए cos ऑफ थीटा। अब देखिए, सरफेस तो फील्ड लाइन के लिए पैरेलल है, लेकिन सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देख ले यहाँ पर कितना है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इस एरिया वेक्टर के वेक्टर का आपस का एंगल कितना है, 90। तो हमें पता है cos 90 किसके बराबर होता है, 0 होता है। तो इस इक्वेशन में रखने से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो जब भी हम एक सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए पैरेलल रखते हैं तो एरिया वेक्टर उनके साथ 90 का एंगल बनाता है, cos 90 एंगल 0 होता है। इसी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर 0 हो गया। एक फाइनल ओरिएंटेशन हमारे पास रहता है जिसमें हम एरिया को इनके सामने ना परपेंडिकुलर रखते हैं ना पैरेलल रखते हैं, सपोज एक सर्टेन एंगल में रखते हैं। फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं तो हमने इस एरिया को ए से रखा है, तब क्या होगा, फ्लक्स एट एनी एंगल। When the surface is placed at any angle in front of electric field lines, then the flux depend on angle. तो इस केस में फ्लक्स जो है ना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान जो एंगल होती है इस पर डिपेंड करता है। अब देख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, एरिया को हमने ऐसा प्लेस किया है एक सर्टेन एंगल में, तो इसकी एरिया वेक्टर हमेशा इसके लिए तो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट इसका x कंपोनेंट फाइंड आउट करना होगा। तो हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये हमारे पास हो गया a cos ऑफ थीटा, इसका x एक्सिस हो गया। तो हमारे पास इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब हम इस a की जगह इसके वैल्यू को रखते हैं ई ए cos ऑफ थीटा, सिर्फ और सिर्फ इसका x कंपोनेंट आएगा।
तो अब इस केस में न इसमें से मैक्सिमम फील्ड लाइन पास होंगे न मिनिमम फील्ड लाइन पास होंगे, बल्कि मैक्सिमम से थोड़ा कम, मिनिमम से थोड़ा ज्यादा, इसके बीच के लाइन इसमें से पास होंगे। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर डिफरेंट ओरिएंटेशन। आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक सर्टेन एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, जिसको हम ग्रीक लेटर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये फ्लक्स जो है ना, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास होती है फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ए। अब ये ए क्या है, एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर सिंपली एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड सिंपली उस एरिया के बराबर होती है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है, और इसकी डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट एरिया होती है। आज के लेक्चर से इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।